सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज 19 अगस्त 2020 है। डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टू द पॉइंट। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडा। अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है कि आपको एक मेंटर असाइन रहेंगे 1 साल या 2 साल के लिए। साथ में आप मेरे कोर्सेज कर सकते हैं। 80+ टॉप एजुकेटर के कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे। सो यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIB। तो जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगेन अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। कोई डाउट है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अनअकैडमी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं unacademy.com/@SP लाइव। सो आप अपना अटेंडेंस जरूर से दें, अपना नाम जरूर से बताएं, कहाँ से हैं ये जरूर से बताएं। पहला टॉपिक देखते हैं, गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग ट्री कवर कार्बन स्टॉक। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज़ फोकसिंग ऑन इन्हेंसिंग फॉरेस्ट क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग ट्री कवर। फॉरेस्ट क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करना और ट्री कवर को भी इंक्रीज़ करना, इस पर आपका प्रयास किया जा रहा है जिससे कार्बन स्टॉक को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रीज़ होंगे तो एटमॉस्फेयर के CO2 को एब्जॉर्व किया जाता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इस CO2 को दूसरे फॉर्म में, बायोमास के फॉर्म में भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो कार्बन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको उसके अमाउंट को रिडक्शन करने में, उसके अमाउंट को रिड्यूस करने में जो ये वेजिटेशन है, ट्री कवर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो मैसिव ट्री प्लांटेशंस प्रमोटिंग अर्बन फॉरेस्ट्री थ्रू नगर वन स्कीम, लैंडस्केप बेस्ड कैचमेंट ट्रीटमेंट ऑफ 13 मेजर रिवर्स के अराउंड जो ट्रीज़ को प्लांट करना, उसके लैंडस्केप को इम्प्रूव करना, अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट्री इंक्रीज़ करना। मतलब जो अर्बन फॉरेस्ट्री जैसे दिल्ली में आप देख सकते हो, चंडीगढ़ में है, इस तरीके से। सॉइल मॉइस्चर का सर्वे करना, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको सर्वे करना, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज़ जो है उनको सर्वे करना, फिर वहाँ पे फॉरेस्ट इंक्रीज़ करना, सॉइल की क्वालिटी क्या है, जिस तरीके के ट्रीज़ लगाए जा सकते हैं, ये सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। लॉन्च ऑफ नेशनल ट्रांजिट पोर्टल टू फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये आपका पोर्टल क्रिएट किया जाएगा। तो जो फॉरेस्ट एरिया में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, बहुत से फ्रूट्स, टिम्बर, बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, तो इसके लिए नेशनल ट्रांजिट पोर्टल का गठन करना। उसके बाद होलिस्टिक प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसके लिए जो रिवर कंजर्वेशन है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। रिवर्स में अमाउंट ऑफ वाटर आपका रहे जो कि रिक्वायर्ड, जिसे हम कहते हैं ई फ्लो, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, ई फ्लो, उसको भी मेंटेन रखना। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 80% जो अफॉरेस्टेशन फंड है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा पेड़ लगाने के लिए, ये सब चीज़ें। और 20% कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नगर वन स्कीम है, जैसे वो आपका लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। आपका स्कूल नर्सरी स्कीम है, स्कूल स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना प्लांटेशन ऑपरेशन में, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम का वो यही है कि फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के प्रति लोगों, जो यंग माइंड्स हैं, उनको जागरूक करना। इवन जो फाइनेंस कमीशन है इसने भी हाईलाइट किया है कि अगर सपोज करो किसी स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है तो जो एलोकेशन है सेंट्रल टैक्स का, उसमें एक ये फॉरेस्ट कवर का क्राइटेरिया भी रखा जाएगा और इसका वेटेज को 7% से 10% कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। तो ये समिट आपके 8 सितंबर को होगी, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे 8 सितंबर को। लेकिन इसमें जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा इसका गठन, मतलब ये ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट करेंगे। नोबेल लॉरेंट डॉक्टर M. स्टैनले विटिंगम वो की नोट एड्रेस भी इस पर देंगे आपके। और ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डेवलप करें जिससे सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि इंडिया ने हाईलाइट किया है, इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और कहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी जैसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। अवार्ड्स अनाउंस्ड फॉर इंडो US वर्चुअल नेटवर्क फॉर कोविड-19। सो 8 बाई नेशनल टीम कंसिस्टिंग ऑफ रिसर्चर। तो बाई नेशनल मतलब दोनों देशों के, इंडिया और USA के दोनों देशों के साइंटिस्ट इसका पार्ट हैं। उन्हें अवार्ड दिया जाएगा टू परसीव कटिंग एज रिसर्च इन पैथोजेनेसिस, मेनली डिजीज़ मैनेजमेंट, नए जो डिजीज़ेस आपके आ रहे हैं, डिजीज़ डिटेक्शन मैकेनिज़्म, जो जेनेटिक स्ट्रेटजी है, ड्रग रिपर्पसिंग है। ड्रग रिपर्पसिंग का मतलब एक पर्टिकुलर ड्रग है, उस ड्रग का इस्तेमाल किसी एक डिजीज़ के लिए होता है, बट उस ड्रग का इस्तेमाल और भी कई डिजीज़ के लिए हो सकता
सकता है। तो जैसे कई सारी ऐसी दवाएं हैं वो अब कोविड-19 के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो पहले उसका पर्पज़ अलग था, अब दूसरा पर्पज़, तो इसको ड्रग रिपर्पजिंग हम कहते हैं। एंटीवायरल को बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे ये जो रिसर्च टीम है इंडिया और यूएसए की वो काम कर रही है। और इंडिया यूएसए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, ये शॉर्ट फॉर्म आपको ज़रूर से याद रखना, IUSSTF, इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम अनाउंस द अवार्ड टू 8 बाई नेशनल टीम्स, 8 जो बाई नेशनल टीम्स उनको अवार्ड आपका दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो हमारे काम का है वो ये है कि IUSSTF क्या है, ये ज़रूरी है जानना। सो IUSSTF ऑटोनोमस बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंटली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस, दोनों ही मतलब भारत सरकार और यूएसए की सरकार इसको फंड करती हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनोवेशन, इसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। इंटरेक्शन सरकार के बीच, एकेडमिया के बीच, इंडस्ट्री के बीच में, जो एकेडमिया मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल है, सो उनके बीच में एक इंटरेक्शन इंक्रीज़ हो। और द मिशन ऑफ बाई नेशनल इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, इसका पर्पस क्या है इस फोरम को डेवलप करने का, वो यही है टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू प्रमोट लॉन्ग टर्म साइंटिफिक कोलैबोरेशन, साइंस के फील्ड में हम कोलैबोरेट कर सकें, इंडिया और यूएसए पार्टनरशिप हो सके इंडिविजुअल साइंटिस्ट के बीच में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में और साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में। तो देखो 10 नंबर का मेंस में भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है इस फोरम के बारे में, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, HRD मिनिस्ट्री, ऑफिशियली नेम इसका रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था, तो आप सभी को पता, हमने डिस्कस भी किया था। तो जो ड्राफ्ट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें HRD मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाया जाए, ये रिकमेंड आपका किया गया। तो अब इसको किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी 1986 में, फिर उसको 1992 में अमेंड भी किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज HRD मिनिस्ट्री इन 1985 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, फिर उसको HRD मिनिस्ट्री नाम रखा गया था, ठीक है। अब दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका रखा गया है। सो जो पैनल है, फॉर्मर जो इसरो चेयरमैन है K कस्तूरी रंजन, उन्होंने इसका मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पैनल के हेड भी थे बनाने में, जो उसके हेड भी थे, तो उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया था। इससे पहले भी राम बहादुर राय, चेयरमैन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि नाम हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे। सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील हैज सेड दैट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विल नॉट ओनली रिवोल्यूशनलाइज द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री बट ऑल्सो वुड पुल इंडिया आउट ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो ये देखो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डेवलप की जा रही है, जैसे दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे डेवलप किया जा रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और है ना, द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उन्होंने इस चीज़ को कहा भी है कि ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में काम करेगा बिटवीन द 2 पोर्ट्स पारादीप एंड धमरा। तो 2 पोर्ट आप पारादीप और 2 धमरा पोर्ट हैं, उनके बीच में ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में ये काम करेगा। तो ये अलग अलग पोर्ट आपको ध्यान रख, जैसे दीघा ये जगह हो गई, ठीक है, उसके बाद गोपालपुर आपका ये है। तो ये एक प्रकार का ये हाईवे के थ्रू भी कनेक्टिविटी, कोस्टल हाईवे डेवलप किया जाएगा। तो इससे जब हाईवे इस तरीके के बनते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी आसानी रहेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी जनरेट होंगी, है ना, हाईवे के अलॉन्ग। जो फार्मर्स है जिनकी लैंड है तो उनके पास भी अच्छी इनकम आ सकती है, मतलब जो लैंड अगर जब सरकार लेती है तो काफ़ी बड़ा कंपनसेशन भी आपको मिलता है। तो ये सब है, तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, जैसे अगर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी हम डेवलप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर दीघा गोपालपुर अब कोस्टल हाईवे डेवलप हो रहा है उड़ीसा में, तो ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी उस जगह पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट करने में। इस बात को आपको कहा गया है। NGT टेल्स स्टेट टू मॉनिटर गंगा रिजुविनेशन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ था। तो जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड और बिहार और वेस्ट बंगाल के, उनको कहा गया है कि जो गंगा है उसके रिजुविनेशन को आप मॉनिटर करो। मेनली ये देखने की ज़रूरत है कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम से कम रहे, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। और क्योंकि संवैधानिक ये राइट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर सिटीजन का, और स्टेट्स का ये ऑब्लिगेशन है कि ऐसा एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करें। अगर नहीं करते हैं तो अगेन वो अपने संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ऑब्लिगेशंस को नहीं निभा रहे हैं। तो इसलिए ये डायरेक्शन NGT ने जारी किया है इन स्टेट्स को। कैलिफोर्निया डेथ वैली,
कैलिफोर्निया डेथ वैली बहुत न्यूज़ में है, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। पहले देखा जाए तो 1913 में कैबिली तुनिशिया में ये हाईएस्ट टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस आपका रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि हो सकता था इसमें थोड़ा रिकॉर्ड करने में दिक्कत थी। इस चीज़ को कहा, जैसा क्रिस्टोफर बर्ट है उन्होंने कहा है, लेकिन अभी 16 अगस्त को 54.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया कैलिफोर्नियाज़ डेथ वैली में। तो ये इसलिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलिफोर्निया मोजावे डेजर्ट में लोकेटेड है। सो ये दिखा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये मतलब एक एग्जाम्पल भी है, और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिससे फॉरेस्ट फायर यूरोप में कई जगहों में, इवन यूएसए में फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट अक्रॉस द साइबेरियन रशिया, वहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं। आर्टिक सी रीजन में आइस जो है वो श्रंक हो रही है। तो ये अगर आप देख सकते हो कैलिफोर्निया डेथ वैली, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक आपका रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट है भातभूत प्रोजेक्ट इन बारूच। तो ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि ये जो भातभूत प्रोजेक्ट है, ये भातभूत प्रोजेक्ट है, ये रिवर नर्मदा पे ये लोकेटेड है। ठीक है, सो आपको बस इतना याद रखना है कि ये गुजरात में लोकेटेड होगा। किस रिवर पे? नर्मदा रिवर पे लोकेटेड होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा एक जो आपको माइंड में रखना है कि जो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि जैसे इसको पहली चीज़ तो ये जो जॉइंट वेंचर है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा, और 2017 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कितना पैसा लगा है इसको हमें नहीं ध्यान रखना, बट ये फ्रेश वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मिली बारूच और इसके आसपास के इलाके में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्मदा रिवर जो है वो फिर अरेबियन सी में जाती है। उससे पहले ही ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे ये पानी फ्रेश वाटर जो कि समुद्र में चला जाता है, समुद्र में चला जाएगा तो वो पानी का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। सो ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा और ये पानी रोक लिया जाएगा यहाँ पे, और फिर ये आपके जो मतलब बारूच और उसके आसपास के इलाके, वहाँ फ्रेश वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका मीट हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर आप देखो तो ये कहा जा रहा है कि जैसे हिल्सा नाम की फ़िश है, इस तरीके का जब बैरियर क्रिएट होगा तो हिल्सा नाम का जो फिश है उसका माइग्रेशन अफेक्ट होगा, इसकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी, इसलिए फिशरमैन भी इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि जो फ्रेश वाटर सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इन जगहों में, बारूच जैसी जगहों में, क्योंकि यही पानी फिर नर्मदा का जाके अरेबियन सी से मिल जाता है, फिर उस पानी का कोई काम नहीं रहता। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेगू नूरपट्टी थोंडूर विलेज। अब देखो यहाँ पे कुछ आप कह सकते हो कि रैम्पेंट इनलीगल क्वेरिंग थ्रेटनिंग, यहाँ पे मान रॉक्स है उनको तोड़ा जा रहा था और ये सब काम हो रहा था। तो यहाँ पे ये कहा गया कि बहुत सारी ऐसी रॉक्स है जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस है जो बहुत पुरानी हैं। तो रिक्वेस्ट किया गया कि यहाँ पे जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं और जो कि बहुत पुरानी हैं, 2000 साल पुरानी है। जैना बेड्स प्रेजेंट है, रॉक आर्ट साइट्स यहाँ प्रेजेंट है इस थोंडूर विलेज में। ठीक है, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप मतलब कल्चरल कंटेक्स्ट में देखा जाए। तो इसको समझा गया, फिर वहाँ के कलेक्टर को रिक्वेस्ट की गई और कलेक्टर जो है उन्होंने इसको आपका बंद कर दिया, मतलब इसको बंद करने की बात की। जो वहाँ पे क्वेरिंग एक्टिविटीज़ की जा रही थी, उनकी ब्लास्टिंग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ पीएम केयर फंड्स टू एनडीआरएफ। सो अभी कई रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जो पीएम केयर फंड है उसको, जो नेशनल डिज़ास्टर आपका रिस्पांस फंड है, उस पर पैसा उस पर ट्रांसफ़र किया जाए, बट इसको मना किया गया। एनडीआरएफ को बोला गया, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ, क्योंकि आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और ये जो फंड है ये बेसिकली बजट से पैसा एलोकेट किया जा सकता है, ऑल दो वॉलेंट्री भी इसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। पीएम केयर फंड जो है वो टोटली वॉलेंटरी है। ठीक है, सो ये एनडीआरएफ का पर्पस दूसरा है, इससे पैसा टच नहीं किया गया, मतलब पीएम केयर फंड में उसको ट्रांसफ़र किया नहीं गया है। इसका पर्पस दूसरा है। पर्पस ये है कि कोई भी, जैसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन है तो इसमें पैसा इसका इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरे ऐसे कोई इमरजेंसी में पैसा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एनडीआरएफ में ये जो फंड, एनडीआरएफ का फंड जो है उसमें ऑब्जेक्टिव दूसरा है, मेनली बजट से भी पैसा काफ़ी एलोकेट किया जाता है। पीएम केयर्स में ऐसा बजट से पैसा एलोकेट नहीं किया जाता, मेनली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। सो इसलिए कहा गया कि इस पर पैसा ट्रांसफ़र करना सही नहीं है, मतलब सरकार का ही कहना है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। दूसरी चीज़ ये भी है कि एनडीआरएफ का पूरा कैग देखता है और यहाँ पे पीएम केयर को आपको प्राइवेट ऑडिटर के थ्रू ऑडिट कराया जाएगा और रिपोर्ट आपकी सबमिट की जाएगी। तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं कमिटी फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक कमेटी का गठन किया गया है, केवल कुमार शर्मा जो ये कमेटी है, सो हेडेड बाय एडवाइज़र टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल कुमार शर्मा, तो अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। सो क्या क्या यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ की जा सकती हैं, तो इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। केवल कुमार शर्मा जो है उसका पार्ट रहेंगे, और भी कई लोग इसके पार्ट हैं, तो आपको ध्यान में रखना है मेनली कैसी कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लाई जा सकती है। नेक्स्ट है नई उड़ान स्कीम। नई उड़ान स्कीम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है और मेनली प्रमोशन एंड प्रोग्रेस ऑफ मेरिटोरियस यूथ जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो चाहे वो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या सर्टेन स्किल डेवलपमेंट की बात हो तो वहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए देखा जाए सो सिविल सर्विस प्रिपरेशन जैसे लार्ज स्केल फ्री कोचिंग प्रोग्राम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए जो कि नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में उनकी मदद की जाए, है ना। फ्री कोचिंग अंडर नई उड़ान, नया सवेरा वो उनको प्रोवाइड किया जिससे कि वो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो नई उड़ान स्कीम इसी पर्पज़ के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं टाइनी एलिफेंट श्रू स्पीसीज मिसिंग फॉर 50 ईयर्स रीडिस्कवर्ड। एक नई स्पीसीज़ को रीडिस्कवर किया गया है, तो इसको ये मान लिया गया था कि ये मतलब अब ख़त्म हो गई है, बट इसको कहा जाता है सोमाली सेंगी मेट्स। मतलब ये अगर आप पिक्चर देखो तो ये छोटा सा ये चूहा सा होता है और ये एंट को खाता है। मतलब कोई भी जहाँ भी एंट्स होती हैं, मतलब चींटियाँ जिसे कहते हैं, जहाँ भी देखिए अपना नोज़ इतना बड़ा उसमें डाल के और इसको पूरा एंट्स को ये कंज्यूम करता है। तो माना गया कि ये पूरे तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन अब ये ख़त्म नहीं हुआ। इसको अफ्रीकन सोमाली का जो इलाका है वहाँ पे इसको देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। मेनली दीजीबावती मतलब 2019 साइंटिस्ट सेट आउट अ रिसर्च फॉर एनिमल फॉलोइंग अ टिप फ्रॉम रीजन बट नॉट इन सोमालिया, और फिर दीजीबावती में, बट कहा जा रहा है कि दीजीबावती सोमालिया में अभी डिस्कवर हुआ है और इसको सोमाली सेंगी मेट फॉर लाइफ मतलब इस टाइप से है। और इसके एंड्स वाइट विथ ट्रंक लाइक नोज भी इसके पास है। ये आपको अगेन ध्यान में रखना है। तो एक यूनिक क्रिएचर है, सेंगी शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो टीम वॉज हैप्पी नॉट टू विटनेस एनी लूपिंग थ्रेट। अभी जो इसके हैबिटेट इसमें ऐसा कोई थ्रेट देखने को नहीं मिल रहा, तो ईजिली इसके नंबर्स इंक्रीज आपके होंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, शेयर जरूर से करें और लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।